हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो सेशन पर। तो गाइस, मैं हरीश कुमार आप सबका यहाँ पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज शिक्षक भर्ती। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती जो 10,000 पोस्ट है, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जल्द ही 10,000 शिक्षक पद जो है वो निकाले जाएँगे। तो आज जो चर्चा का विषय है वो है खास तौर पे कि इसके सिलेबस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे अलग-अलग यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा? क्या ओल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया जाएगा या फिर नया सिलेबस यहाँ पर किया जाएगा? तो इन सारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेबस पर डिस्कशन करने का एक निर्णय लिया और आप लोगों के लिए हर एक जो वैकेंसी आने वाली है शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, उस पर अलग-अलग हमने सिलेबस जो है ओल्ड वाले को ही हम एक बार डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा बदलाव होने के कोई चांसेस नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत में कुछ हमारी बातें खास तौर पे संकल्प एकेडमी को लेकर। तो चलिए बात करते हैं हमारा संकल्प एकेडमी गाइस, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे आप लोगों को बहुत सारे अलग-अलग कोर्सेज़ प्रदान करती है। और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ कोर्सेज़ के बारे में मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगा। अ, गाइज़, सबसे पहली बात कि हमारे यहाँ संकल्प एकेडमी में जो है ऑफ़लाइन क्लासेस स्टार्ट कर की जा चुकी है, कुछ अलग-अलग बैचेज़ के तौर पे। इन्हीं बैचेज़ के तौर पे आप देख पाएँगे कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से कोर्स का यहाँ पर आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। साथ में व्यापम के हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे और शिक्षक भर्ती में सेंट्रल टीटी, टीटी के साथ-साथ रेगुलर जो शिक्षक भर्ती आ रही है उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। एंड देन गाइज़, यहाँ पर डिफेंस, एनडीए और सीडीएस जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी यहाँ पे होती है। बहरहाल बात करें मेरे बारे में, तो मेरा नाम है हरीश कुमार और 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस एजुकेशन फील्ड में, जहाँ पे मैं अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर के तौर पे भी मेरा वर्क रहा है और एज़ अ करियर काउंसलर भी मेरा जॉब यहाँ पर रहा है। तो गाइस, सबसे पहली बात आज की हम कर लें ख़ास तौर पे एप्लीकेशन के बारे में कि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी मित्र हैं जो हमारे तक पहुँच नहीं पाते, हमारी कोचिंग तक ऑनलाइन क्लासेस के लिए माध्यम से ही पहुँच पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसे सभी बच्चों के लिए हमने एक ऐप हमारा लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज़ भी यहाँ पे आपको मिलते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस डेली होती है और लाइव क्लासेस के साथ-साथ रिकॉर्ड मोडेड पर भी क्लासेस उपलब्ध हो जाती है। तो आपको क्या करना है? आप संकल्प एकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से आपको ये मिल जाएगा, जहाँ से आप इज़िली इसको इंस्टॉल कर पाएँगे। इंस्टॉल करने के बाद आप देख पाएँगे कि सारे फीचर्स जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपका एक प्रोफ़ाइल तैयार हो जाता है। प्रोफ़ाइल तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ़ आपका एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी। देन आप जो है हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएँगे। सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ पर स्टोर पर मिल जाते हैं, जिसको आप देख पाएँगे और यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। एंड देन गाइज़, आप बात करें यहाँ से, तो सारे कोर्सेज़ की प्राइस भी आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। प्राइस दिखाने के बाद आप यहाँ से आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करके हमारे ऐप पर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज़ अगर हम बात करें तो जनरली जो एक यहाँ पर एंट्री करने का ऐप में जो है इंस्टॉल करने के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये कोर्सेज़ जो हैं इस तरह दिखाई देंगे, जिसमें जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे बोलें कि जैसे आपने पर्टिकुलर सीजीपीएससी का कोर्स देखा, तो इसकी जो फ़ीस है वो नीचे लिखी रहेगी, लेकिन फ़ीस के पहले पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा रहता है, जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। गाइज़, इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपको क्या दिया जा रहा है, कितने मंथ का कोर्स है, क्या इसका सिलेबस होगा, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्ड दिया जाएगा, लाइव दिया जाएगा, क्या ऐसा यहाँ पर हम सुविधाएँ आपको दे रहे हैं, इन सारी बातें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाती हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। प्लीज़ इसको रीड करने के बाद ही आप लोग एडमिशन लिया करें। आगे बात करें यहाँ से, तो जैसे आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर आप ईज़िली तरीके से यहाँ पे लाइव सेशन में हमारे एक लाइव क्लासेस में जुड़ पाते हैं, जहाँ पे आपको एक टीचर जो है वो प्रत्यक्ष तौर पे पढ़ाता है। कोई भी डाउट होने पर उनको डायरेक्ट वहीं पर सॉल्यूशन भी बताया जाता है। तो जुड़िए हमारे साथ संकल्प एकेडमी ऐप के साथ में। अब बात करें कोर्सेज़ के बारे में, तो कोर्सेज़ में बहुत सारे अलग-अलग कोर्सेज़ देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसकी जो है 198 पोस्ट आने की संभावना बनी हुई है। तो इस पोस्ट की भी कोर्सेज़ लॉन्च कर दी जा गई है और साथ में सब इंस्पेक्टर की बात करें। सब इंस्पेक्टर का चूँकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए एक कोर्स हमने लॉन्च किया है। फुल्ली सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स की टीम के साथ, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल के साथ-साथ अनलिमिटेड एक्सेस के साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। तो गाइज़, ये सारे हमारे जो संकल्प एकेडमी है, इसके आपके फीचर्स के तौर पे आपको यहाँ पे मिलते हैं।
अगर बात करें यहाँ से तो और भी कोर्सेज़ आपको देखने को मिलेगा जिसमें सीजीपीएससी और व्यापम के इंटीग्रेटेड अप्रोच के हिसाब से हमारा एक कंबाइंड बैच है। छात्रावास अधीक्षक, जी हाँ, हॉस्टल वार्डन, इसकी नंबर ऑफ बहुत सारी वैकेंसी आने के चांसेस हैं गाइस। और इसको किसी भी 12वीं पास बच्चे को जो है, अगर आप जिनकी आयु 18 साल हो गई, 18 प्लस हो गई है, वे सभी अभ्यर्थी मित्र हॉस्टल वार्डन की इस तैयारी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 12th पास वाले अभ्यर्थियों की ही एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर बात करें एडीईओ का, जी हाँ, सहायक विकास विस्तार अधिकारी की बात की जाए एडीईओ का, तो इसके भी कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, आप यहाँ से देख पाएंगे। तो नंबर ऑफ बैचेस आपको मिलते हैं गाइस, जितने भी गवर्नमेंट जॉब जो कि छत्तीसगढ़ लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, हमारे यहाँ सारे कोर्सेज उपलब्ध हो जाते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारे फीचर्स यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बातें कुछ खास तौर पे अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर। इसके अलावा बहुत सारे ढेर सारे और अलग-अलग सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, जिसमें सेंट्रल टीटी और सीजीटीटी के साथ-साथ सीजीपीएससी अलग से भी बैच मिलेगा। और जो है अदर और सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज गाइस आप सबको यहाँ पे मिलता है, आप लोग कनेक्ट हो जाइए यहाँ से। अब बात करें टेलीग्राम एप्लीकेशन की, जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टेलीग्राम पे किसी न किसी चैनल से जुड़े, जहाँ पे आपको डेली नोट्स, डेली अपडेट यहाँ पे मिलती रहे। तो संकल्प एकेडमी ने क्या किया है कि एक चैनल आप लोगों के लिए बना दिया है, संकल्प एकेडमी या संकल्प लैडर। 2 हमारे चैनल हैं, एक ग्रुप है संकल्प एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से, और एक हमारा चैनल है संकल्प लैडर चैनल, जो कि आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इससे आप कनेक्ट हो जाइएगा, टेलीग्राम ऐप से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलती है। इसके अलावा सिलेबस की बात हो या किसी नोट्स की बात हो, किसी पीडीएफ की बात हो, तो आप इस ग्रुप से आसानी से इसको ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब बात करते हैं सहायक शिक्षक के उस पद की, जो कि असिस्टेंट टीचर के तौर पे छत्तीसगढ़ में वैकेंसी के तौर पे आने वाली है। तो इसके सिलेबस पर अगर बात की जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस दिया है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। कारण ये है कि इस सिलेबस को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि नहीं, ये तो लगभग सिमिलर सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं वो सीजीटीईटी, सीजीटीईटी या फिर सेंट्रल टीईटी के अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस आपको दिखेगा। और मोस्टली हम कहें तो छत्तीसगढ़ व्यापम चूंकि इस पद को लेगा, इसलिए सीजीटीटी को ध्यान में रखते हुए इसके सिलेबस को तैयार किया गया है। और ये सिलेबस में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो एंटायर जो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा वो लगभग आप सीजीटीटी के एग्जाम के लिए पढ़ते ही हैं। तो इसमें अलग क्या है? तो अलग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं जिसमें जैसे आपका कंप्यूटर इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि 10 नंबर का आएगा, और सामान्य ज्ञान यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, जो कि इंडियन जीएस के साथ-साथ छत्तीसगढ़ जीएस के भी कुछ पार्ट यहाँ पे डाले गए हैं। अब इन पूरी डिटेल्स को आगे जाके देखते हैं कि कैसा इस सिलेबस को और डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले एक पाठ्यक्रम है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि सीजीटीटी और सेंट्रल टीटी दोनों के लिए पढ़ा जाता है। काफ़ी खूबसूरत सब्जेक्ट है और ऑलरेडी आप सब यहाँ से गुजर चुके हैं, मतलब क्या हुआ कि इस सब्जेक्ट से कोई परिचित नहीं है, ऐसी बात नहीं है। डीएड और बीएड वाले सभी अभ्यर्थी मित्र जो हैं इनसे रूबरू रहते हैं, इनको पढ़ चुके रहते हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिलेबस बहुत कठिन है। ये सिलेबस बिल्कुल आपके इर्द-गिर्द घूमने वाला सब्जेक्ट है, बिल्कुल यहाँ से पढ़ा जा सकता है। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस में अगर बात की जाए तो आप वही सब्जेक्ट देखेंगे जो कि हमारे बीएड डीएड में हमने पढ़ा था। बाल विकास का आपको परिचय यहाँ पे पूछा गया है। बाल विकास के परिचय में क्या है? तो आपको विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशव काल, जो प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था काल होता है, या किशोरावस्था, अलग अलग कैटेगरी में जो हम इसको पढ़े रहते हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। किसी बालक के शारीरिक संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक विकास की चर्चा यहाँ पर हमारी होगी। विकास को प्रभावित करने वाले अलग-अलग जितने भी उनके नेचर वाइज़ हम उसको देखेंगे, या फिर न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बच्चों को प्रभावित करने वाले जो कारक क्या-क्या हो सकते हैं, उन सारी बातों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। इसके अलावा बालक की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, ये भी हमें देखना है, बच्चों का अध्ययन जो अलग-अलग परिचय के माध्यम से। फिर सेकंड नंबर पे इकाई के तौर पे आपको दिया हुआ है डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग विकास के और क्या-क्या पहलू हो सकते हैं। तो इसमें 2 मेजर आपके टॉपिक डाले गए हैं। एक तो आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ठीक है? इसके साथ-साथ शारीरिक नियंत्रण और समन्वय का विकास, ये भी है। संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, इन दोनों को अलग-अलग यहाँ पर डाल दिया गया है, और ये सब्जेक्ट बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं ये, जिसमें हम अलग-अलग बच्चों के शारीरिक परिवर्तन को हम यहाँ पर देखेंगे, है ना? उसके गंत्यात्मक विकास की बात यहाँ पर करेंगे।
इसके अलावा नैतिक विकास जैसे बच्चों का बहुत जो कि अहम पहलू है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आप पहुँचेंगे दोस्तों, तो यूनिट 3 भी आपके लिए लिखा हुआ है। यूनिट 3 क्या है? कि बच्चे अधिगम कैसे करते हैं, है ना? सीखना कैसे है? बच्चे सीखते कैसे हैं? संज्ञान का विकास कैसे होता है? सीखना क्या है? व्हाट इज़ द लर्निंग सिस्टम? ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें और भी अलग-अलग चीज़ें शामिल की गई हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको ऑलरेडी फ्री क्लासेस के तौर पे हमारे यूट्यूब सेशन पे मिलेगा, इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग इन सभी छोटे-छोटे सिलेबस को जो है हम कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, वो भी फ्री में। तो आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ये सारे टॉपिक वहाँ पे होते रहेंगे। अब बात की जाए तो चौथे नंबर पे इसी बाल विकास का एक और भी पहलू है जिसको मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक विशेष वर्ग के भी बच्चे होते हैं जिसको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नाम से जाना जाता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? कैसे इनको अलग से कैटेगरी से आप देख पाएँगे? इनको कैसे समावेशी शिक्षा से आप जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं? ऐसे सारे बच्चों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। ज्ञान और शिक्षा क्रम कैसा होगा? इनकी ज़रूरत क्या होती है? इनकी ज़रूरत को समझते हुए एक शिक्षक की पृष्ठभूमि कैसी होगी? उन सभी डिटेल्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी है। फिर दूसरा बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और वो सब्जेक्ट हमारा कौन-सा है? हिंदी है। ठीक है? तो अब बात की जाए हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी में आपके वही पूरे ग्रामर वाली चीज़ें दिखेंगी और थोड़े से तथ्यात्मक वर्ग के प्रश्न भी आपके पूछे जाएँगे, जिसमें ग्रामर के उन पहलुओं को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसको जनरली हम लोग लेफ्ट कर देते हैं, जहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हमने छोड़ देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वर्ण विचार के ऊपर ज़्यादा से जोर देते हुए ये वर्ण विचार शामिल किया गया है, सत्य विचार भी है यहाँ पर। इसके अलावा फिर ग्रामर के पोर्शन के तौर पे आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समास और अनेक शब्दों से शब्द बनाना या फिर एक वाक्य के लिए, है ना? वाक्यांश के लिए एक वाक्य कैसे आप लिखेंगे, ऐसी चीज़ें हैं। फिर यूनिट नंबर 4 में पद और पदभेद, जिसमें संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, है ना? नाउन प्रोनाउन वाली बात जो कि ऑलरेडी लगभग सिमिलर, आप ये सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको इंग्लिश के साथ सिमिलर मैचेस आपको दिखेंगे, ठीक है? वाक्य परिचय की बात की जाए तो वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम ये आपको पढ़ना है। रचना में अगर बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियों की बात हो जाती है। अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा, मतलब अनसिंग पैसेज वाली बात हो रही है जो कि इंग्लिश में भी ऑलरेडी आएगा ही आपका, ठीक है। 7वें नंबर पे देखें तो बच्चों की भाषाई विकास कैसे होती है। बच्चों की भाषाई विकास, है ना, अलग अलग क्षेत्रीय प्राथमिकता वाले बच्चे होते हैं, कोई दूरस्थ अंचल वाले बच्चे होते हैं जहाँ पे जो है प्रॉपर मातृभाषा तक का उपयोग नहीं किया जाता है, आंचलिक भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे बच्चों के बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे और बच्चों की भाषाई क्षमता और उसका विकास कैसे किया जा सकता है, कैसे हम उनको और अच्छे से उनका डेवलप कर सकते हैं, इन सारी बातों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पर फिर पहुँचूँ, तो ये लास्ट में आपका इवैल्यूएशन के टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें हम मूल्यांकन को पढ़ेंगे। भाषा में मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है? मूल्यांकन से बच्चों में क्या विशेष उनकी जो है अ, उनका विकास होता है, उनका आकलन करने की जो संभावित जो अलग-अलग तरीके क्या हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ें। ठीक है? तो इकाई 9 तक का जो है आपका हिंदी सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में वैसे ही लगभग चीज़ें आपको यहाँ पर शामिल की गई है जो एक पर्टिकुलर टीचर के लिए ज़रूरी होता है। ग्रामर के तौर पे बात की जाए तो ग्रामर में आपके 4 नंबर के ग्रामर है, वोकैब्युलरी से 4 नंबर दिए गए हैं और कम्प्रीहेंशन से आपके 7 नंबर। इन तीनों को मिला के आपको जो है 15 नंबर के आसपास का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ से शामिल किया गया है और बाकी जो 15 नंबर जो है आपको यहाँ पे शामिल किया गया है। कैसा है? तो यहाँ पर आपको पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की गई है, जिसमें हम पेडागॉजी से जुड़े हुए जो इंग्लिश सब्जेक्ट से जो जुड़ा हुआ पेडागॉजी है, जो कि हम हिंदी के लगभग सिमिलर भी देखेंगे। तो इसमें आपको अलग-अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे लर्निंग एंड एक्विजिशन की बात की गई है, प्रिंसिपल ऑफ द लैंग्वेज ट्रेनिंग की बात की गई है, रोल ऑफ द लिसनिंग एंड द स्पीकिंग फंक्शन, है ना? जितने भी फंक्शन अलग-अलग होते हैं लैंग्वेज के, एंड हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एट टूल्स, कैसे वो बच्चे टूल्स यूज़ करेंगे, है ना? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो रोल देखा जाएगा, खासतौर पे ग्रामर का क्या रोल होता है यहाँ पे, ठीक है? खासतौर पे लर्निंग में, अधिगम करने में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखनी है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ठीक? और लैंग्वेज स्किल की भी बात करेंगे, इवैल्यूएटिंग की बात करेंगे, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन एंड द प्रोफिशिएंटी स्पीकिंग, है ना? साथ में आपका लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन सारे अलग-अलग चीज़ों को हम देखते हुए जाएँगे। फिर टीचिंग को भी देखना है भई,
ठीक है। लर्निंग मटेरियल्स में क्या क्या होने चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया भी एक सोर्स होता है। इसके अलावा आपका मटेरियल्स के साथ साथ मल्टी लैंग्वेज जो रिसोर्सेज हो सकते हैं ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में रीमेडियल टीचिंग। तो लगभग लगभग ये जो पार्ट है, ये पेडागोजी से पूरा ओतप्रोत है। इसमें ग्रामर का कोई विशेष अंग आपको दिखाई नहीं देगा। ग्रामर को अलग से यहाँ पे अलग से निकाल दिया गया है, जो कि 4 नंबर पे आपको पूछा जाएगा। कंप्रीहेंशन और वोकैबुलरी को मिला दे तो टोटल 15 नंबर यहाँ से आपका, 15 नंबर यहाँ से। अब जिनका इंग्लिश कमज़ोर है भाई, देखिए हिंदी भाषी बच्चे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर इंग्लिश मीडियम के। इंग्लिश मीडियम वाले हो सकते हैं डीएड बीएड कम किए हों, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम में भी वो डीएड बीएड करने लग गए हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदी वाले ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिनको भी अगर ऐसा लगता है कि जिनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, तो भई ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। आपको वेटेज देना होगा, आपको एक रणनीति बनानी होगी। जो आपका सब्जेक्ट सही नहीं है, उस पर आप अगर थोड़े फीके हो रहे हैं, तो उसको फुलफ़िल करना होगा किसी दूसरे आपके सिलेबस में, मतलब सब्जेक्ट में, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा मैथ्स के बारे में। मैथ्स बहुत हल्का-फुल्का और बड़े मज़ेदार सब्जेक्ट है। कैसा मज़ेदार सब्जेक्ट है? तो चलिए बात करते हैं इसमें मैथ्स में। मैथ्स में सबसे पहले तो आपका नेचर दिया हुआ है ना? नेचर क्या है मैथ्स का? तो गणित की जो प्रकृति है उसे समझनी है, तो ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है, कोई बहुत भारी नहीं है, इसको आराम से रटा-पटा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग-लगभग बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी जो इकाई की बात करेंगे, गणित सीखना, सिखाना, आकलन कैसे करते हैं, ये बच्चों के लिए। तो ये वाली जो एक प्रकार से हम पेडागोजी ही कह सकते हैं इसको मैथ्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग-लगभग थ्योरी वाली हैं और कुछ चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल के तौर पे आप समझाते हैं, ठीक है, 1-2 एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। तो इसको हमने लगभग-लगभग डीएड और बीएड में पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है मैथ्स में। अब कुछ मैथ्स में कैलकुलेटिव चीज़ें भी आएँगी। कैसे कैलकुलेटिव चीज़ें हैं? तो यूनिट 3 से वो आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 2 में कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे सीखने का मॉडल कैसे बनाएँगे आप, बच्चों को कैसे आप गणित को सिखा पाएँगे। रटाने की अपेक्षा आप बैंकिंग मॉडल को जो है, जो रटन जो प्रवृत्ति है, उसके परे आप कौन-सी पद्धति यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी होंगी। सीखना यानी समझ का निर्माण कैसे करेंगे? तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है और वास्तविक में मैं कहूँ तो जो छोटे बच्चे हैं, वो गणित कई बच्चों के लिए ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ हो जाता है। तो उसको आप कैसे मतलब बच्चों के लिए आप सहूलियत से, सरलता से आप दे पाएँगे? ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। अब बात करें इकाई 3 पर, तो इकाई 3 पे आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पूरा ग्रामर है और वो ग्रामर कौन-सा है? बहुत भारी लेवल पे नहीं है, सिर्फ़ आपके 10th लेवल तक की ही मैथ्स ही पूछी जाएगी। अब 10वीं लेवल तक का मैथ्स कैसा रहता है भई? तो आपको वही दशमलव प्रणाली, ठीक है? दशमलव प्रणाली में मीट्रिक, लंबाई, क्षेत्र, आयतन, द्रव्यमान और समय के माप, इससे जुड़े हुए आपके दशमलव प्रणाली वाले क्वेश्चन पूछे जाएँगे। दूसरा, नंबर्स से पूछा जाएगा, नम जो संख्याएँ होती हैं जैसे पूर्ण संख्या, है ना? ऑड, इवन, प्राइम नंबर, है ना? डिविजिबल वाली चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही और आरोही क्रम वाला स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू वगैरह निकालने का या फिर फेस वैल्यू निकालने का, तो ऐसी चीज़ें आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे करें तो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, जो कि सिंपल फ्रैक्शन और आपके डेसिमल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। दशमलव भिन्न है जिसकी परस्पर आपको तुलना भी करनी है, तो इसके कुछ नियम सिद्धांत भी आपको देखने होंगे और क्वेश्चन डेफिनिटली क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, वर्ग वर्गमूल निकालने की जितनी भी विधियाँ हो सकती हैं, छोटे-छोटे कैसे गुणनखंड भाग विधि से आप दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम, एचसीएफ की बात की जा रही है। औसत निकालने की विधि देखेंगे, तो औसत से पूरा क्वेश्चन है। साथ में औसत एक ऐसा बेसिक सब्जेक्ट है जो हर जगह लगभग बेसिक एक पार्ट है कह सकते हैं, जो लगभग हर जगह रहते हैं और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका रोल होता है वो है परसेंट का, प्रतिशत का। ये प्रतिशत आप देखेंगे तो जनरली हर एक जगह ये प्रतिशत नज़र आएगा। अधिकतर मैथ्स के टॉपिक में कह सकते हैं, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज पूछा गया है। वैसे ही आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको नहीं रखा गया तो अच्छी बात है, साधारण ब्याज से ही आपके क्वेश्चन आएँगे। और लाभ-हानि के साथ-साथ जिसमें आपको क्रय-विक्रय मूल्य, लाभ-हानि, प्रतिशत कैसे आप उसको निकालेंगे, ये सारे टॉपिक आपको कवर किए गए हैं यहाँ से। एंड देन गाइज़ यहाँ पे रेशनल प्रोपोर्शनल, है ना? अनुपात समानुपात, यहाँ से भी आपके टॉपिक बनते हैं। चाल, समय, दूरी वाला, डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस स्पीड से जुड़ा हुआ जो आपके हैं ये टॉपिक, और इसी टॉपिक को पढ़ते हुए जो है
एक टॉपिक जो है वो आपको वर्ग 2 की में मिलेगा, शिक्षक भर्ती में मिलेगा, जिसमें हम नाव और बोट एंड स्टीम वाला, ठीक है? तो वहाँ भी उस टॉपिक को देखेंगे। रेलगाड़ी संबंधी इसमें नहीं पूछा गया है, आपको सिंपल इसमें मैथ्स पूछा जा रहा है। एक-एक नियम क्या है? समय, कार्य और मज़दूरी, ठीक है? तो टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्षेत्रफल है, एरिया, ठीक है? तो क्षेत्रफल और परिमाण, जो थोड़ा-सा ज्योमेट्रिक पोर्शन इसमें डाल दिया गया है इतना वाला, जिसमें आयतन हम पढ़ेंगे, ठोस की मापी, लंबाई, चौड़ाई, घन, घनाभ, है ना? आयतन, ऐसे सारी चीज़ें, और लास्ट में आपका टाइम का पोर्शन भी, समय, ठीक है? समय से जुड़ा हुआ, जैसे सपोज़ कोई रेलगाड़ी के ऊपर कोई क्वेश्चन हो गया, किसी बाइक किसी कार में आप जा रहे हैं, तो या आप स्कूल जा रहे हैं, तो इतने समय में आप इतने बजे पहुँचे, तो इतने समय में आपके आने-जाने का समय, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो ये लगभग-लगभग जो सिलेबस है आपका, ये मैथ्स का हो गया, ठीक है? आई होप कि मैथ्स में ये इतने ही टॉपिक हैं। ओके, यस, मैथ्स में इतने ही टॉपिक थे। अब लास्ट में आपका ईवीएस वाला टॉपिक हो गया है, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन को समझेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन जो है, इस वर्ग 3 के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और एक मज़ेदार के साथ-साथ एक सरल सब्जेक्ट हो सकता है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, जिनको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है या फिर इंग्लिश उनसे अच्छा नहीं बनता। वो बिल्कुल इस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ें कि आपको इस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। पर्यावरण लगभग-लगभग हमारे आस-पास के जो साइंस और हमारे आस-पास की जो जीवन शैली है, उसी से जुड़ा हुआ आपके ये सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है? इसमें आपके थ्योरी वाले पोर्शन बनते हैं, जो कि स्वयं के पर्यावरण को समझना, ठीक? तो पर्यावरण क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, है ना? ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। तो घटक है सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं, अंतःक्रियाएँ हैं, तो ये सारे थ्योरी वाले पार्ट हैं। दूसरी चीज़ें, पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ कैसे होती है? आप अगर 1 से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों की अगर समझ को आप देखें, तो समझ को आपको ध्यान में देते हुए पर्यावरण को आपको डिफ़ाइन करना होगा, पर्यावरण को समझाना होगा, है ना? और लगभग ऐज क्राइटेरिया भी दिया है कि 5 से 7 या फिर 8 से 14, लगभग-लगभग 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, ठीक है? तो कैसे पर्यावरण को वो बच्चे समझेंगे? क्या-क्या आप उनके बारे में आप उनको बताते हैं, और क्या-क्या अभी तक उनके पास वो जानकारियाँ हैं? तो वो चीज़ आपको यहाँ से देखनी है। फिर यूनिट 3 के तौर पे पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाए? क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है? पर्यावरण क्यों पढ़ना चाहिए? ठीक है? तो इसके बारे में पूरा ये सारी चीज़ें थ्योरी के तौर पे हमको पढ़ना है, जिसमें हम अलग-अलग चीज़ें भी समझेंगे। और यूनिट 4 जो है, वो आप देख पाएँगे, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षण शास्त्र से पर्यावरण अध्ययन कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस अलग-अलग घटनाओं को हम बच्चों को समझाते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप दिन और रात का होना, ठीक है? ऋतुओं का परिवर्तन होना, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है? अब गर्मी का मौसम आएगा, तो ये सारी चीज़ें, ऋतु चक्र भी हम समझाएँगे, समय नापन, नक्शे पढ़ना, समझना, है ना? अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हम उनको बताएँगे कि फलाना जगह जो है, फलाना कैसा है, वहाँ पे कैसे होता है। अमेरिका की अगर बात करेंगे, तो वहाँ जस्ट अपोज़िट हमारे यहाँ से पर्यावरण के विपरीत कैसी वहाँ पे प्रकृति अभी चल रही होगी, वहाँ पे नेचर कैसा होगा, ठीक है? तो ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी। फिर पर्यावरण अध्ययन और कक्षा-कक्षा की गतिविधियाँ भी देखनी है। तो गतिविधियों में क्या-क्या बच्चों को समझाने के लिए आप एक्टिविटी करते हैं, इन छोटे-छोटे प्रयोग सामग्रियों के माध्यम को हमें यहाँ पे समझना होगा, संकलन को समझना होगा, एक्टिविटी को समझना होगा, और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्षेत्र भ्रमण से लेके अलग-अलग प्रोजेक्ट हैं, शामिल किए गए हैं, पुस्तकालय वगैरह हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे शामिल किया गया। अब लास्ट में गाइज़, आपका परिवार, ठीक है? पर्यावरण और परिवार आपस में इसका बहुत अच्छे से, इसका कहना चाहिए, जुड़ाव है, ठीक है? आप इससे परे नहीं हैं। पर पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है, पारिवारिक तौर पे अगर हम देखें, तो आपसी संबंध जो है आप अपने परिवार में देखते हैं। एकल और संयुक्त परिवार अगर है ना? एक न्यूक्लियर फैमिली है और एक कंबाइंड फैमिली है, तो यहाँ पे बच्चों की परवरिश कैसे होती है? इस चीज़ को समझना है। साथ में हमारे यहाँ जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ हैं, अब बुराइयों में कैसा है, बाल विवाह का प्रथा चल रही है। छोटे जो बालिकाएँ हैं, उसकी शादी कर दी जा रही है। दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है, साथ में बाल श्रम के साथ-साथ चोरी जैसी ऐसी समस्याएँ हैं। दुर्व्यसन के साथ-साथ नशाखोरी, है ना? जिसमें दुर्व्यसन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, नशाखोरी, धूम्रपान, और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। तो ओवरऑल एंटायर जो सब्जेक्ट है, काफ़ी मज़ेदार है। वर्ग 3 के लिए तो आप एकदम अच्छे से
ध्यान रखिएगा कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी संतुलित सब्जेक्ट है। मज़े से आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये सिलेबस जो है आप लोगों को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी और इसके डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को इसका लिंक दे दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन पे तो ऑलरेडी ये मौजूद है। तो टेलीग्राम ऐप पे जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएँगी। अब 2 अच्छा 2 यूनिट हमारे और रह गए थे, तो 2 यूनिट में आपके कौन-कौन से यूनिट दिए हैं, तो ये यूनिट आप देख पाएँगे अपने शरीर की देखभाल करना। बच्चे कैसे अपने थोड़ा-सा एक अवेयरनेस अपने शरीर के बारे में, अपने कह सकते हैं अपने बारे में क्या अवेयरनेस रखते हैं, कैसी जागरूकता होनी चाहिए बच्चों में। तो इस शरीर की देखभाल को कैसे करनी है ये सारी चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताते हैं। चाहे बाह्य अंग की बात हो, चाहे आंतरिक तंत्रों की बात हो, ठीक है? संतुलित भोजन करने से कैसे इनको अलग-अलग इनके जीवन में प्रभाव पड़ता है ना? और अलग-अलग जो बीमारियाँ होती हैं, जो सामान्य रोग होते हैं जनरली, है ना? बच्चों में देखे जाते हैं। ऐसी बीमारियों के बारे में हम उनको बताते हैं कि फलाने-फलाने चीज़ों से जो है ये बीमारियाँ होती हैं और इनसे बचाव कैसे होता है, साफ-सफाई कैसे यहाँ पे रखनी है, ठीक है? इसके अलावा लास्ट में पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कैसे होती है, जैविक और अजैविक जो घटक हैं, साथ में खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है। खाद्य श्रृंखला समझ रहे होंगे कि कैसे एक साँप जो है, साँप को कौन खाता है? मोर खाता है, ठीक है? और साँप किसको खाता है? मेंढक को खाता है। मेंढक किसको खाएगा? कीड़े-मकोड़े को खाएगा। तो एक जो सर्कमफेरेंस जो चलती है, ऐसे वाले खाद्य श्रृंखला को भी हम देखेंगे, ठीक है? तो ये अलग-अलग चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो ये एंटायर सब्जेक्ट है गाइस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में वो 2 सब्जेक्ट कौन से हो रहे हैं जो हमें सेंट्रल टीटी और सीजीटीटी से परे है, वो है हमारा कंप्यूटर का, ठीक? इसमें हालाँकि 10 नंबर दिया हुआ है लेकिन सिलेबस तो भर-भर के दिया हुआ है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि सिलेबस के एकदम से पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन वहाँ से बने। थोड़ा-सा इसका व्यापक जो है एक स्टडी आपको करनी होगी, विस्तार से इसका पढ़ाई आपको करना ही होगा। और वैसे भी इसमें कंप्यूटर को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कारण ये है कि एक वैकेंसी आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, छात्रावास अधीक्षक। तो जब भी आप एलिजिबल अगर होंगे छात्रावास अधीक्षक के लिए, तो डेफ़िनेटली वहाँ पर आपको कंप्यूटर संबंधी ये सामान्य ज्ञान लगभग-लगभग वहाँ पे पढ़ना ही है। लगभग वहाँ पे तो एटलीस्ट 50 नंबर का पढ़ना है। लेकिन यहाँ सिर्फ़ 10 नंबर के लिए पढ़ना है, लेकिन अगर ये पढ़ाई अच्छे लेवल पे कर लें, तो दोनों की तैयारी हो जाएगी। तो कंप्यूटर में आपका क्या सामान्य ज्ञान पूछा गया है? तो कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? कार्यालय में इनका उपयोग कैसे होता है, कैसे इसमें हम अलग-अलग टूल्स यूज़ करते हैं, कह सकते हैं। इंटरनेट का उपयोग क्या होता है और इंटरनेट से क्या हमें सुविधाएँ मिलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं। सर्चिंग है ना? सर्चिंग इंजन है, वेबसाइट है, सर्फिंग जितने अलग-अलग आपके कह सकते हैं ड्राइवर्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एंटीवायरस का उपयोग क्या होता है? एंटीवायरस क्यों ज़रूरी होता है कंप्यूटर के लिए? इसको भी देखना है। मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी-डीवीडी से संबंधित कुछ जानकारियाँ पूछी जाएँगी और लास्ट में सर्च इंजन, ख़ास तौर पे जैसे गूगल, है ना? आपका यूट्यूब जैसे ऐसे ही सर्च इंजन से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये था 10 नंबर का प्रश्न, लेकिन सब्जेक्ट आपके इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक डाल दिए गए हैं। तो ये पढ़ा जा सकता है, कोई बहुत भारी नहीं है, लेकिन आपको उसके हिसाब से आपको अच्छे से देखना होगा कि इस 10 नंबर के पेपर के लिए आपको मेहनत कितनी करनी है, ठीक है? ये 10 नंबर भी बहुत आसानी से लिया जा सकता है, 10 में से कम अगर 8 नंबर भी आप निकाल लेंगे, तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी प्लस पॉइंट पे आपकी रणनीति होगी, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सिलेबस में आगे पहुँचे। तो कंप्यूटर के बाद जो हमारा एक सब्जेक्ट और बच गया है, जिसको भी 10 नंबर पर डाल दिया गया है, लेकिन 10 नंबर से मेरे हिसाब से तो 10 नंबर से ज़्यादा का सिलेबस इसमें डाला गया है, जिसमें अलग-अलग सब्जेक्ट डाले गए हैं। अब सामान्य ज्ञान में देखिए बात करें तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, संविधान को पूरा अच्छे से डाला गया है यहाँ पे, है ना? इसमें अलग-अलग प्रावधान हैं, खास तौर पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, है ना? कर्तव्य आपके क्या-क्या बनते हैं, सूचना का अधिकार क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रीय विकास, है ना? व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र और चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आपको संविधान के अंतर्गत। फिर भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, खास तौर पे जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम ज़्यादा तुल दें, तो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि वैदिक थोड़ी-सी हमें पढ़नी है
भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएँ, उसके बाद फिर लगभग-लगभग जो छठवीं छठवीं बोर्ड का जो 10वीं तक का जो पाठ्यक्रम है, ये लिख दिया गया है। हालाँकि इसमें सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें आपकी शामिल की गई हैं। 1857 से लेके लगभग 1947 तक का, तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। आप डेट के अकॉर्डिंग भी अगर जाएँगे, तो काफ़ी सारे घटनाक्रम इसके बीच में नज़र आते हैं। ठीक है? तो ओवरऑल आपको हिस्ट्री पढ़नी है। अब ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, लेकिन हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर व्यापम की पहले से तैयारी चल रही है, तो ये सब्जेक्ट आपका ठीक-ठाक हो सकता है। ठीक है? अदरवाइज़ आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर भूगोल में आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड पे 10वीं लेवल पे जो सामान्य भूगोल का सिलेबस दिया होगा, ठीक है? वो और भारत एवं विश्व का भूगोल, बस इतना लिख दिया, लेकिन पढ़ना है इसमें भी, ठीक है? भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो टोटली आपको ये सारे जो हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, ठीक है? भारतीय इतिहास में इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ा जाता है, इसमें भी आपके 10th लेवल के ही सिलेबस इसमें अटैच किए गए हैं। और साथ में आपके सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े हुए कुछ मूलभूत जानकारियों से प्रश्न पूछे जाएँगे। और लास्ट में छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में क्या-क्या? भई तो छत्तीसगढ़ का अलग से हिस्ट्री भी देखना है, भूगोल भी देखना है, ठीक है? यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था मतलब जितने भी पंचायती है ना? पंचायती राज से संबंधित या फिर आपके पॉलिटी से जुड़ी हुई जो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग है, वो देखनी है। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक व्यवस्था कैसी है? शासकीय योजनाएँ क्या-क्या चल रही है? पुरस्कार, सम्मान, है ना? ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें हो जाएँगी। परंपराएँ, लोकगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम, छत्तीसगढ़ से संबंधित और महत्वपूर्ण जो विषय क्या-क्या हो सकते हैं। तो सिलेबस संतुलित ज़रूर है, लेकिन कह सकते हैं एक विस्तार में है ना? व्यापक है, ठीक? सिलेबस कहीं न कहीं व्यापम से ओत-प्रोत है क्योंकि व्यापम ही इस एग्ज़ाम को ले रहा है, तो उसने कमी तो नहीं की है, काफ़ी अच्छा सिलेबस उसमें डाला है, बहुत ही ज़्यादा डाला है, ठीक है? तो इस सारी चीज़ों को हमको पढ़ना है, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो स्ट्रैटेजी में आगे मेरे और भी कुछ इस वीडियोज़ आएँगे, उस पर हमारी बात होती रहेगी। अभी चूँकि और भी आप लोगों के लिए जो है सिलेबस में ध्यान देने की बातें हैं, जिसमें कुछ बातें हमको ध्यान देनी है कि कैसे हम कौन-सी रणनीति से इसको पढ़ें। तो इसके लिए हमारी जल्दी एक वीडियो आएगी, जो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा, उसको आप लोग देखिएगा। अब बात कर लें दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है हमारा 90% तक का डिस्काउंट। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कीजिए और गाइस यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ना है संकल्प एकेडमी ऑनलाइन क्लास। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट करके रखिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द ही मुलाकात होगी दूसरे वीडियो पे। थैंक यू।